जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे अनसोल्ड पेपर सोल्व करेंगे 2025 का फिजिक्स का पहला सेट 340 JS। पूरा का पूरा एक ही वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में ध्रुवण तल तथा संचरण की दिशा के बीच कोण कितना होता है, वो पूछ रहा है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की अगर ये दिशा है तो उसके लंबवत विद्युत क्षेत्र होगा, उसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होगा। और अगर जो ये विद्युत क्षेत्र है अगर ये एक ही तल में हो, लंबवत होगा संचरण की दिशा के, अगर एक ही तल में हो तो हम उस प्रकाश को बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, अगर एक ही समतल में होगा। ठीक है, और वो समतल हमेशा उस तरंग संचरण की दिशा के क्या होगा, लंबवत ही होगा। ठीक है, यानी कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सी ऑप्शन इजी है, बस ये ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र हमेशा अच्छा ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है जेड दिशा में, अगर ये एक्स दिशा में है विद्युत क्षेत्र वाई दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र जेड दिशा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो नाभिक है M1 और M2 और वे दो नाभिक संलयन करके एक तीसरा नाभिक बनाते हैं, उस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। तो पूछ रहा है इस प्रक्रिया में इनमें से कौन सा सही होगा। देखो, अगर ऊर्जा मुक्त होती है तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ द्रव्यमान की हानि हुई है। ये जो एनर्जी है एक्चुअली ये क्योंकि कुछ द्रव्यमान की हानि हुई है उसी के बराबर ये एनर्जी है, डेल्टा m c स्क्वायर। और कुछ द्रव्यमान की हानि हुई है, इसका मतलब ये जो m द्रव्यमान होगा मेरा वो M1 प्लस M2 से कुछ कम होगा, कुछ कम होगा। यानी M1 प्लस M2 इस m से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये सही नहीं है, ये सही है। बराबर भी नहीं होंगे क्योंकि कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो कम हुआ है, और ये चौथा रिलेशन भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नहीं काम करता है। सपोज ये 10 था और ये 8 था, ठीक है 18, वो मान लिया 17 था, तो 10 गुणा 8 तो 80 होंगे, और 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289। तो ये भी नहीं है, सिर्फ बी ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन ये था, उसका सीधा मैंने डायग्राम बना दिया कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, उसमें एक प्रतिरोध है 8 ओम का, एक प्रेरक तो लगा है 6 ओम का। तो परिपथ की कुल प्रतिबाधा क्या होगी। तो देखो आर की वैल्यू कितनी है मेरी, 8 ओम। ठीक है, और इसकी प्रतिबाधा XL जो है वो है 6 ओम, और जेड क्या होता है मेरा, जेड बराबर √R² प्लस XL स्क्वायर। ठीक है, XC नहीं है, नहीं तो XL माइनस XC हो जाता। ठीक है, अगर इसमें धारिता मतलब संधारित्र भी लगा होता तो फिर फॉर्मूला मेरा XL माइनस XC का स्क्वायर हो जाता। ठीक है, लेकिन फिलहाल XC क्या है, वो तो 0 है। ठीक है, तो फिलहाल XL का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर पता है कितना हो जाएगा, 64 3610 आ जाएगा। ठीक है, जेड बराबर 10 ओम। इसमें ऑप्शन भी देने की क्या जरूरत है। ठीक है, 10 ओम आ गया सीधा। अगला क्वेश्चन भी देखो, उसके भी अच्छा ये नीचे का दिख नहीं रहा, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, पूछ रहा है कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक बताओ। मतलब उसने तो लिखा था निर्वात की विद्युतशीलता, मैंने ये एप्सिलॉन नोट लिख दिया। तो देखो जिसकी नहीं भी याद है तो F बराबर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा R²। एप्सिलॉन नोट को इधर ले आता हूँ, F को उधर ले जाता हूँ, तो एप्सिलॉन नोट इधर आ जाएगा, F इधर आ जाएगा। अब मात्रक लिख दो, ऊपर क्या है, कुलाम स्क्वायर, नीचे 4 पाई तो कुछ नहीं है, संख्या है, F का बल का न्यूटन, R है दूरी मीटर स्क्वायर, तो कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका एप्सिलॉन नोट का मात्रक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, बहुविकल्पीय में 2 क्वेश्चन हो रहा है, एक का ढ और एक का छ, लेकिन हम पहले छ वाला ही कर लेते हैं क्योंकि कैमरा भी नीचे ही है तो नीचे बढ़िया दिख रहा है। तो क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई परम ताप के साथ किस प्रकार बदलती है। क्या वो उसके प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती है, या वो उसके व्युत्क्रमानुपाती है यानी T इनवर्स के अनुक्रमानुपाती है, तो T के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/T। ठीक है,
क्या वो नियतांक होती है, यानी टेम्परेचर के साथ उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या वो e की पावर t के अनुसार बदलती है। तो इसके लिए मेरे को एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी और वो है क्यूरी लॉ। यहाँ पर मेरा चेहरा दिख रहा होगा, क्यूरी का नियम। मैडम क्यूरी एकमात्र साइंटिस्ट है शायद, और फीमेल साइंटिस्ट भी, जिनको 2 नोबेल पुरस्कार मिले। तो वो है कि काई जो है चुंबकीय परिवर्ती बराबर C/T। C होता है क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी नियतांक। तो C क्यूरी नियतांक है तो हमें साफ साफ दिख गया कि काई जो है प्रोपोर्शनल है किसके, 1/T के। भाई ये तो कांस्टेंट है, तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। यानी टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति उसकी कम हो जाएगी अनुचुंबकीय पदार्थ की। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो क्या होता था कि छोटे छोटे पदार्थ के भीतर छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल जैसे थे, ठीक है, और वे रैंडमली घूमते थे, समझ लो रैंडम है, कहीं कोई किधर है कोई किधर है, ठीक है। जब मैं बाहर का से चुंबकीय क्षेत्र लगाता था, बाहर से एक चुंबक लेके आया अपना खतरनाक सा, और उससे चुंबकीय क्षेत्र लगाया, तो वो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक अलाइन होना शुरू हो जाते थे, ठीक है, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होना शुरू हो जाते थे, जिससे कि क्या होता था, अनुचुंबकीय पदार्थ जो है कुछ आकर्षित होता था चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। लेकिन जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उनका इधर उधर रैंडम होने के चांस जो है वो ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, वो कम होगी। तो ये क्यूरी नियम। अच्छा, परम ताप का मतलब है टेम्परेचर केल्विन में लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी मेरा सही है। अब कैमरा थोड़ा ऊपर उठा लेता हूँ। मेरी भी मेहनत है यार बहुत सारी लिखना, मिटाना, फिर लिखना, एक बार ऊपर एक बार नीचे। अच्छा खैर, न्यूनतम आवृत्ति की ईएम वेव, ईएम वेव मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वो लिखा था विद्युत चुंबकीय तरंग, या ठीक है। तो ई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, थोड़ी सी अंग्रेजी का यूज कर लिया। देखो यूवी भी शॉर्ट में लिख दिया, उसने लिखा था पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट यूवी। तो पूछ रहा है इनमें से सबसे कम आवृत्ति किसकी है, तो हम एक बार आवृत्ति की को पूरी ईएम वेव को बढ़ते क्रम में याद रख लेते हैं। तो सबसे कम है रेडियो वेव की, रेडियो वेव से ज़्यादा माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रो से फिर इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड मतलब माइक्रो का मतलब ही सूक्ष्म तरंग है, ठीक है। इंफ्रारेड मतलब अवरक्त प्रकाश, उसके बाद विजिबल यानी दृश्य प्रकाश, उसके बाद है मतलब बढ़ रही है ऐसे आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य कम हो रही है, उसके बाद यूवी लाइट, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद गामा रे, ठीक है। तो गामा तो सबसे ज़्यादा होगा, उसकी कम नहीं है, उसकी कमी है, और सबसे कम इनमें से कौन है, सूक्ष्म तरंग है, ठीक है, सूक्ष्म तरंग याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरंग दैर्घ्य का इससे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। पूछ रहा है क्या है और किरण आरेख बनाकर दिखाइए। तो देखिए पहले किरण आरेख ही बना लेते हैं बेसिक्स। ये मान लिया डब्बा जो है कुछ कांच है और इसके बाहर वायु है, मतलब ये सघन माध्यम है और बाहर जो है वो विरल माध्यम है। इसके अंदर कुछ प्रकाश का स्रोत रखा हुआ है, कुछ भी समझिए, उसमें से प्रकाश ऐसे निकला, ठीक, ये प्रकाश किरण आई इधर बिंदु पर, ये मेरा अभिलंब है। तो ये प्रकाश किरण जो है अगर दोनों माध्यम का एक ही अपवर्तनांक होता, कोई सघन कोई विरल ना होता, तो ये ऐसे जाती सीधा अपने रास्ते से, ठीक है। लेकिन जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो ये जो अभिलंब है जैसे जाना चाहिए था उससे दूर हटके जाता है, ऐसे दूर हटके जाता है। ये अभिलंब और ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये आई है, ये आर है। सिंपली मेरे को दिख रहा है जो आर की वैल्यू है वो आई से बड़ी है। अब क्या खेल, अगर मैं इस आई को बढ़ाऊंगा तो ये आर भी बढ़ेगा, आर की वैल्यू आई से तो ज़्यादा ही होनी है। आई बढ़ाऊंगा तो ये आर भी बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं इस आई को बढ़ाता बढ़ाता ऐसा कर लूँगा, आई को बढ़ाता बढ़ाता ऐसा कर दिया कि जो मेरा आर जो है वो 90 डिग्री हो गया, वो ऐसा हो गया 90 डिग्री। आर की वैल्यू आर बराबर क्या होगी 90 डिग्री।
इस आई को मैं बोलता हूं, ये जो मेरा अबापतित कोण है, इसी को आपतन कोण है सॉरी, इसी को मैं क्रांतिक कोण बोलता हूं, ठीक है। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, मतलब ये क्रांतिक कोण से अगर जब तक हम इस पे है या इससे पीछे है तो मेरा अपवर्तन हो रहा है, लेकिन अगर मैंने क्रांतिक कोण से बढ़ा आगे, इस क्रिटिकल एंगल से वैल्यू अगर ज़्यादा बढ़ाई, क्रांतिक कोण से आपतन कोण की वैल्यू आगे बढ़ाई, तो प्रकाश बाहर बिल्कुल नहीं जाता है, सारा प्रकाश अंदर ही अंदर क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, ठीक है। अगर वैल्यू मेरी आई की क्रांतिक कोण से ज़्यादा बढ़ी तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता है, बल्कि अपने सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। अब ठीक है, अब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अब परावर्तन हो रहा है, अपवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो और आपतन कोण का मान, इस आई की वैल्यू क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। धन्यवाद। ये लिख लेना खुद, ठीक है। अंग्रेजी में बताऊं, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल देन द लाइट डज नॉट, देन लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड इन द डेंसर मीडियम, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं, तो तुम इसमें आंसर लिख लो जब तक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समभारिक व समस्थानिक नाभिकों में अंतर बताओ, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं, इनको तो बोलते हैं आइसोटोप्स, ठीक है, और इनको आइसोबार्स बोलते हैं, ठीक है। इनका जेड सेम होता है, ठीक है। इनके पास क्या होता है, सेम परमाणु क्रमांक, समान परमाणु क्रमांक, यानी जेड परमाणु क्रमांक समान होता है। इनका परमाणु भार समान होगा, यानी ठीक है सेम, बस यही अंतर है। इनमें प्रोटॉन्स, परमाणु क्रमांक समान है, नाभिक में तो प्रोटॉन समान होंगे, इनमें प्रोटॉन्स और अलग, न्यूट्रॉन अलग, बट उनका जोड़ जो है, उनका ऐड वो सेम होगा। समस्थानिक का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स ले लेते हैं, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। तो इन तीनों का परमाणु क्रमांक क्या है, 6 है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, क्योंकि इसके पास 6 न्यूट्रॉन है, इसके पास 7 है, इसके पास 8 है। इनके जेड सेम है, लेकिन ए अलग अलग है। समभारिक में क्या हो जाएगा, समभारिक में ए सेम होना है, जेड अलग अलग होना है। जैसे 1H3 एक ट्राइट्रियम हो गया, और एक हीलियम भी होता है 2He3, ठीक है। तो ये जो होता है वो सेम ही एलिमेंट होता है इनका, लेकिन ये अलग अलग चीज़, हाइड्रोजन है, हीलियम है, यानी इनकी तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, कार्बन है कार्बन है कार्बन है तीनों, लेकिन ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। एक जैसे एक ऑक्सीजन का है शायद, अगर मेरे सही याद है तो 8 ऑक्सीजन 17 और 9 ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन ही होता है क्या, 17, वो 17 सेम है। तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे तुमको, पेयर्स देख लेना। ये ऑक्सीजन का 16 वाला और ऑक्सीजन का 17 वाला, ये समस्थानिक हो जाएंगे, ये समभारिक हो गए। अंतर समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन भी तुरंत ही कर देते हैं। ये कह रहा है ओमीय व अनोमीय प्रतिरोध के लिए IV ग्राफ बनो। ओमीय लिख के इधर ओमीय, ये वाला ओमीय, ये वोल्ट था, ये आई है, एक सीधी लाइन खींच देनी है, सीधी लाइन होगा ग्राफ, ये ओमीय। अनोमीय क्या होगा, अनोमीय का, क्योंकि इसमें क्या होता है, ओमीय प्रतिरोध के लिए V अनुक्रमानुपाती होता है I के, लेकिन यहाँ नहीं होता है, यहाँ तो रैंडमली बढ़ता है। तो यहाँ किसका ग्राफ बना देते हैं, PN संधि डायोड का ग्राफ बना देते हैं, VI। पहले थोड़ा थोड़ा सा करंट है, फिर एकदम से ज़्यादा है, फिर सैचुरेटेड हो। ये सीधी लाइन है, ये क्या सीधी लाइन है क्या, नहीं है, तो ये अनोमीय हो गया। ये ओमीय हो गया, ठीक है। ओमीय प्रतिरोध का एक एग्जाम्पल धात्विक चालक। अनोमीय का क्या है, अनोमीय के अर्धचालक जो हो गए, ठीक है। जैसे ये अर्धचालक ही सीधा सीधा लिख देते हैं, अर्धचालक जितने भी ले लो तुम, फिर उनको PN NP कुछ भी बनाते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा, काम ज़्यादा नहीं करना पेपर में, ग्राफ बनाने को बोला तो ग्राफ पे बनाना है, एक क्वेश्चन के, एक नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा माता पच्ची नहीं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। पता जब भी मैं बोलता हूँ बोलने से पहले ऐसा करना पड़ा। मेरे को भी बात में इरिटेट, ये क्या है यार, हर बार 102 होने से पहले क्या ड्रामा है। तो ये तो क्वेश्चन में करवाने नहीं वाला, कह रहा है एक चालक पर इतना धनावेश है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। भाई क्यों बराबर एन, क्यों की वैल्यू उसने दे ही दी है, ई की वैल्यू में पता ही है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एन की पूछ रहा है। ठीक है, देखो मैं सीधा बताऊँ, 8 दूनी 16, 8 बजे 15 आ गया, ये तो खुद कर देना, ये सब मैं नहीं बता रहा। इधर देखो, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का वोल्टेज बता रहा है, ऐसे ऐसे बदल रहा है। ठीक है, साइन के करो, तो कह रहे हैं समय वोल्ट तक ग्राफ बनाओ पूरे चक्कर के लिए। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू, इसको मैं ऐसे समझो, इसको पहले तो v बराबर v नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये 100 पाई किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। टी क्या होता है, उसका समय अंतराल, क्योंकि समय के हिसाब से बनानी है ना, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बटा ओमेगा, यानी 2 पाई बटा 100 पाई। पाई से पाई कट गया, यानी 1 बटा 50 सेकेंड, यानी 1 बटा 50 सेकेंड में। अच्छा, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक चक्कर पूरा कर देगा मतलब वो, तो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की। ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में 1 बटा 50 सेकेंड। तो ठीक है भाई, सीधा सीधा अपना इस इधर वोल्ट था। ठीक है, इधर टाइम है, टेम्परेचर मत सोचिए, और पहले अपना सीधा साइन का ग्राफ बना दो, पूरा चक्र बन गया। अब इधर ये मैक्सिमम वैल्यू है वी की। ठीक है, ये 40 वोल्ट होगी इधर। ठीक है, वी इधर क्या वैल्यू होगी, 40 वोल्ट दिखा दी हमने अलग। अरे यार, जगह थोड़ी सी कम बच गई। ठीक है, इधर v है, समझ गए ना, और ये वैल्यू कितनी है, ये इधर बना देता ना, v बराबर 40 वोल्ट। अब देखो यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है, यहाँ पर टाइम यहाँ तक मेरा कितना है, यहाँ तक मेरा टाइम जो है 1 बटा 50 है, 1 बटा 50 इतना सेकंड उसको यहाँ तक लगा है। तो यहाँ तक कितना होगा, इसका पूरे का आधा होगा। पैमाना बनाना है ना भाई, पूरा पैमाना बना के दिखाना पड़ेगा। भाई पूरा चक्र के लिए जितना टाइम लगा है, आधे चक्र के लिए उसका आधा टाइम लगेगा। नहीं, 1 बटा 50 का आधा कितना है, 1 बटा 100। तो यहाँ तक टाइम कितना है, 1 बटा 100 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम कितना है, ये उस आधे का भी आधा है, तो ये 1 बटा 200 होगा, 1 बटा 200 इस पूरे आधे का आधा। ये 1 बटा 100 है, यहाँ तक तो उसके आधे में ही पहुँचे, ये इतना फिर इतना फिर इतना, तो ये 1 बटा 200 सेकेंड हो गया। यहाँ तक टाइम 1 बटा 200 है, यहाँ तक 1 बटा 100 है, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो 1 बटा 50 हो ही जाना है। ये यहाँ तक 1 बटा 100 हो लिया, और यहाँ से यहाँ तक भी 1 बटा 200 होगा, 1 बटा 200 1 बटा 200 जुड़ के 1 बटा 100 होगा, और 1 बटा 100 1 बटा 100 जुड़ के 1 बटा 50 होगा। ये तो समझ रहे हो ना, 1 बटा 100 1 बटा 50 का आधा है, और 1 बटा 200 मत सोच के रहना। ठीक है, तो ये टाइम कितना होगा, ये होगा 1 बटा 100 प्लस 1 बटा 200, यानी कि 1 बटा 100 गुणा 1 प्लस 1 बटा 2, यानी 3 बटा 200। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसको सीधा सीधा ऐसे भी याद रख सकते थे, 1 बटा 200 2 बटा 200 1 बटा 3 बटा 200 4 बटा 200, तो याद नहीं रख सकते, मतलब ऐसा निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये मेरा टाइम का पैमाना बन गया इधर, 1 बटा 200 1 बटा 100 3 बटा 200 1 बटा 50। यह वोल्टेज पूरी मैक्सिमम मैंने दिखा दी, 40 वोल्ट है इधर। ठीक है, इधर -40 हो जाएगी, बस बन गया वी टी ग्राफ। ये पैमाना दिखाना मेन चीज़ था, वो हमने दिखाई दिया है। ये याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये ओमेगा की वैल्यू होती है, क्योंकि ये याद रखना है ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी,
और F बराबर होता है 1/T, तो 2 पाई इंटू टी, तो T की वैल्यू 2 पाई/ओमेगा। ये चीज़ पता होना मैन था। नीचे तक दिख भी रहा है क्या कि मैं उधर 2/200 ऐसे ही कर रहा हूँ? 3/200 नहीं दिख रहा है, देख लो ऐसे ढींच हूँ। अब दिख गया ना, बाकी तो समझ ही गए होंगे तुम लोग, समझदार। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 6 × 10⁻15 चक्कर हर सेकंड लगाता है, तो इसकी तुल्य धारा क्या होगी? मतलब वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा। एग्जैक्टली उसने वैसा लिखा था। तो ये उसका नाभिक समझ लो हाइड्रोजन का, और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 1 सेकंड में 10⁻15 चक्कर लगा रहा है। तो एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लग रहा है? T बराबर 1/6 × 10⁻15 सेकंड, ठीक है। और धारा क्या होगी? धारा बराबर I बराबर Q/T। क्यों क्या है? क्यों उस इलेक्ट्रॉन का आवेश है। 0.6 × 10⁻⁻19 और T की वैल्यू है 1/T की, सीधा रख देता हूँ ना, मतलब रखेंगे ना, T की वैल्यू 1/6 × 10⁻15, ये ऊपर ही जाना था। तो क्या हो गया? 1.6 × 10⁻⁻19 × 6 × 10⁻15, तो 16 छिक्का 96, 9.6 और गुणा 10⁻⁻4 एम्पियर। देखो धारा कितना आवेश जा रहा है, वो कितना समय में जा रहा है। भाई हर सेकंड में इतने चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड है? एक पूरा चक्कर घूमा, इतना आवेश प्रवाहित हुआ एक बार में, ठीक है। तो हमने वो टाइम निकाल लिया और बस हो गया। यहाँ इस ऊपर रख दिया, टाइम नीचे रख दिया, I बराबर Q/T, आंसर आ गया। और क्या? अच्छा अगला क्वेश्चन सीधा सीधा बोल के बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड के परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या है? ठीक है, क्यों बार बार पीछे जाना आ गया? परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल है क्या? रदरफोर्ड मॉडल क्या कह रहा है कि भाई ऐसा है, देखो जैसे हाइड्रोजन के लिए सिंपली देख लेते हैं कि भीतर एक नाभिक है और उसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। उसने ये नहीं कहा था कि निश्चित कक्षा में घूमता है, ये सब बोर ने निकाल के बताया था हमको, ठीक है। उसने कहा इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है और ये जो नाभिक है, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करता है बल लगा के, तो ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, ठीक है। मतलब अभिकेंद्रीय बल देता है, जिसकी वजह से ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। हमने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो सब तो ठीक है, पर हमको एक बात बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एक क्या है? आवेशित कण है। और आवेशित कण है, उस जो वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, तो उसके पास एक अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, ठीक है, क्योंकि बल लग रहा है भैया, त्वरण है, ठीक है, अभिकेंद्रीय त्वरण। और अभिकेंद्रीय त्वरण, अगर इसका मतलब ये एक आवेशित कण है और इसके पास त्वरण भी है, त्वरित आवेश है। और हमने सुना था कि जो त्वरित आवेश है वो त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करते हैं। त्वरित आवेशित कण या त्वरित आवेश, या कण हो या किसी वस्तु पर भी अगर आवेश त्वरण में है, एक्सेलरेशन में है, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। पीछे का ही बता रहा हूँ, अभी कमियां नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, समझ लो अगर नहीं पता किसी को। तो हमारे हिसाब से तो इसको विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती जाना चाहिए, और ये विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता जाएगा तो इसकी गतिज ऊर्जा कम होती जानी चाहिए। गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी तो ये जाके एक बार जाके नाभिक में गिर जाएगा, और नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु स्थायी कैसे होगा भाई? इसको तो लगातार घूमते रहना है ना, और लगातार घूम रहा है,
यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह, हर परमाणु स्थायी है, तभी तो परमाणु से अणु बन रहे हैं, अणु से वो सब कुछ, मैं बन रहा हूँ, तुम बन रहे हो, सब कुछ। तो ये पहली जो सबसे बड़ी मुख्य कमियां हैं इसकी, कमियां दो ही बतानी है, तो बता देते हैं बस। तो पहली है कि परमाणु का स्थायित्व नहीं समझा पाया। परमाणु स्थायी क्यों है वही नहीं बता पाया, तो बाकी चीज तो और करेंगे क्या। दूसरी चीज जो है, इस हिसाब से जैसे हर जगह घूमता घूमता किसी भी कक्षा ऑक्यूपाई कर सकता है कंटिन्यूसली, तो इसको कंटिन्यूसली हर एक आवृत्ति की मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करनी चाहिए थी। ठीक है, कंटिन्यूसली मतलब किसी भी परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होगा, स्पेक्ट्रम मतलब वो क्या क्या विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कर रहा है, तो उसको लगातार जो है हर एक आवृत्ति के हर एक तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जैसे ये भी है, ये कौन सी लाइट इसमें से एमिट हो रही है, इसमें से ये अभी कुछ एमिट नहीं कर रहा है, जो इस पे पड़ रहा है वही कर रहा है, मतलब इसके अलग से नहीं कर रहा है कुछ भी। क्यों? क्योंकि बाद में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एक कक्षा में ही घूमता रहता है, जब तक एक कक्षा से दूसरी कक्षा में नहीं कूदेगा तब तक ये इमिट करना छोड़ना ये सब नहीं होता है, वो सब लेकिन हमने बाद में पढ़ा था। तो इसके हिसाब से जो परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है और जो वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो वो कंटिन्यूअसली हर एक प्रकाश, हर एक आवृत्ति की नहीं, हर एक तरंग दैर्घ्य की जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं छोड़ता, बल्कि सिर्फ अगर उसको हीट करके, गर्म करके या उसमें विद्युत क्षेत्र में रख के अगर करवाया भी जाए तो वो चार खाली सिर्फ करता है, चार लाइन, एक 410 नैनोमीटर की, एक 434 नैनोमीटर की, एक 486 नैनोमीटर की और एक 656 नैनोमीटर की। ये चार सिर्फ लाइन, मतलब ऐसा है अगर मैं स्पेक्ट्रम लिख रहा हूँ इधर, ठीक है ऐसे, और ये सपोज करो इधर 400 नैनोमीटर है और इधर 700 नैनोमीटर है, या 800 ही समझ लो, विजिबल रेंज पूरा लिख रहा हूँ, तो मेरे को हर एक रंग का प्रकाश नहीं मिल रहा है कि मेरे को लाल से लेके और वायलेट तक सारी लाइन सारे रंग का प्रकाश मिल रहा है, खाली चार लाइन्स मिल रही है, एक 410 पे, एक 434 पे, एक 486 पे और एक 656 पे, चार लाइंस खाली मिली। ठीक है, बाकी का जो स्पेक्ट्रम है वो खाली है, ब्लैंक है, वो है ही नहीं। तो दूसरा, ये परमाणु के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया। दूसरी कमी क्या है इसकी? ठीक है, आगे से एक क्वेश्चन पे इतना टाइम नहीं देंगे। परमाणु का स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाया। तीसरा पॉइंट अगर किसी को लिखना है तो ये भी लिख सकते हो कि इसमें नाभिक को स्थिर माना गया है। ठीक है, जो कि सिर्फ तभी हो सकता है जब इसका द्रव्यमान अनंत हो। नहीं तो अगर ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर बल लगा रहा है, इसको खींचने की कोशिश कर रहा है और ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन भी तो इस पर बल लगा रहा है, तो ये कैसे स्थायी है एक जगह? भले ही भारी है, भले ही ज़्यादा भारी है, बट बिल्कुल प्योर स्थायी तो नहीं होगा ना। तो वो लिख सकते हो, लेकिन वैसे 2 पॉइंट लिख दे बहुत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक उत्तल लेंस पर प्रकाश किरणें। अच्छा, ये तो न्यूमेरिकल्स है, हमने न्यूमेरिकल वाले वीडियो में भी किया था, लेकिन कर लेते हैं फिर से। अरे यार, जितने टाइम में मैं पीछे जाके करता हूँ ना, उससे कम ही टाइम मेरे को ऐसा मिटा के दोबारा लिखने में करता। तुम लोग थोड़ा ऐसे करके स्किप कर लो आगे 10-20 सेकेंड और गया। तीसरे का ख। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस बनाया हुआ है ऐसे, और उस पर लाइट पड़ रही है ऐसे आगे। ठीक है, अगर ये उत्तल लेंस ना होता, वो लाइट कहीं पे जाके मिलती। अबे यार, ये सीधी नहीं बनी।
चलो छोटो समझ जाओ तुम जैसे भी, इधर आके मिलती और ये पॉइंट ओ कह रहा है इसकी दूरी दे रहा है u बराबर 10 सेंटीमीटर, और मेरे को बोल रहा है इसकी फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है उत्तल लेंस की। तो मेरे को बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मतलब है ये लाइट कहाँ मिलेगी जाके। तो ठीक है, तो उत्तल लेंस जो है इन लाइट को थोड़ा और कन्वर्ज करेगा और कहीं ऐसे बना के इधर कहीं प्रतिबिंब बना देगा। ये कितनी दूर बन रहा है उसकी दूरी मेरे को बतानी है, यानी वस्तु की दूरी v बतानी है मेरे को। इसको अगर तुम ध्यान से देखो, ये प्रकाश किरणें ऐसे सिकुड़ रही है आगे को, ठीक है, अभिसारित हो रही है। मतलब इधर अगर इनको पीछे जाके देखो तो अनंत तक दूरी दूर होती जाएगी, तो पीछे तो वस्तु मेरे को मिलने से रही। तो ये जहाँ जाके मिल सकती थी अगर ये लेंस ना होता तो वो बिंदु मेरे लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। और आभासी है तो मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। राइट साइड में है वैसे भी, ये भी याद रखना है, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो u की वैल्यू मेरे पास जो है +10 सेंटीमीटर है, f की वैल्यू उत्तल लेंस है तो +20 सेंटीमीटर है, v की वैल्यू निकालनी है, खुद भी निकाल दूंगे। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, या फिर ऐसे लिख लो 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। f की वैल्यू 20 लिखनी है, u की 10 लिखनी है और v की वैल्यू यहाँ से आई जाएगी, ठीक है। v बराबर इतना सेंटीमीटर। ये तो तुम सोल्व कर ही दोगे, 12वीं में हो यार, ये थोड़ी ना मैं करवाऊँगा, हद हो गई है। ठीक है, हो गया सब। ऐसा मत सोचो कि स्पीड में जा रहे हैं, ये करो एकदम पोज करके तुरंत ही दो इतना करके 8.66 सेंटीमीटर तुरंत करके लिख दो। अच्छा 3 का ख हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के अवयव दिखाइए। ये भी तुम्हारा ही करने का काम है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, वे तरंगे जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत, ठीक है, वो ऐसे है, ये ऐसे कंपन करेगा, वो ऐसे कंपन करेगा, ठीक है, परस्पर एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये निर्वात में प्रकाश के वेग से गति करती है, ठीक है। इनका वेग किसी भी माध्यम में क्या होगा, इनका वेग किसी माध्यम में होगा 1/√μ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन उस माध्यम की विद्युतशीलता है, म्यू उस माध्यम की चुंबकशीलता है। निर्वात में इनका वेग होता है c बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नोट। यही वेग इस ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा वेग है। कोई भी सूचना, कोई भी चीज़ इस वेग से ज़्यादा तेजी से प्रसारित नहीं हो सकती है, ठीक है। ये प्रकाश, तो विद्युत क्षेत्र ये हो गया, चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया, और विद्युत क्षेत्र का ऐसे एक कंपन दिखा देंगे, ठीक है। ये इसका बढ़िया चित्र तुमको अपनी किताब में मिलेगा ही। उसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र ऐसे डॉटेड डॉटेड करके दिखा देना। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया b, वो e हो गया, ठीक है। तो चित्र तो तुम मेरे से बढ़िया ही बनाओगे ऐसे, यानी विद्युत क्षेत्र है ऐसे ऐसे जा रहा है, उसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जब ये ऊपर जाएगा तो ये दूर जाएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हमेशा समान कला में होते हैं, ठीक है। E बराबर E0 साइन ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। तो B बराबर B0 साइन ओमेगा t माइनस kx। ये y दिशा में है, ये z दिशा में है, ठीक है। E0 बटा B0 का अनुपात जो होगा वो हमेशा प्रकाश के वेग के बराबर होगा, ठीक है। दूसरी बात, ओमेगा बटा के भी जो है वो भी प्रकाश के वेग के बराबर होगा अगर तरंग जो है निर्वात में चल रही है। अगर निर्वात में नहीं चल रही है तो उस माध्यम के अपवर्तनांक से डिवाइड हो जाएगा, इधर भी इधर भी। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू मतलब आवृत्ति, और के होता है 2 पाई बाई लैम्बडा, ठीक है। नीचे देख के देखो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, लैम्बडा न्यू बन जाएगा इसकी वैल्यू, और लैम्बडा न्यू की वैल्यू c होती है। ज़्यादा स्पीड में बता दिया क्या, शुरू से बताऊँ, अंग्रेजी में बताऊँ इस बार। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर
दोज वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। यानी विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उनको हम विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। ठीक है, और चित्र बनाने को इतना ही तो बोला था 2 नंबर में। आंसर अपना बहुत ही साफ साफ देखो, डेफिनेशन में बोल ही देता हूँ यार, लिख तो सकता नहीं हूँ। बाकी किसी क्वेश्चन में तुमको दिक्कत बने, नहीं आंसर लिखा जा रहा तो मैं व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ, उस पर मैसेज करके पूछ लेना। 9719 यही है 95 40 56। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें खाली क्वेश्चन ही पूछना, हाय हेलो कुछ नहीं। ठीक है, नमस्ते। बाकी अभी यहाँ पर मैं पूरा वो लिख नहीं सकता, आंसर समझा सकता हूँ जितना मेरे को आता है। अगला है चुंबकीय द्विध्रुव, अच्छा उससे पहले, अच्छा वही है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित करिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, देखो अगर कोई एक धारा लूप है, चुंबकीय क्षेत्र में उस पर वो लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, टॉर्क मतलब बल आघूर्ण, तो मैं कहता हूँ उस पर टॉर्क जो है, टॉर्क लगता है NIAB और साइन थीटा। ठीक है, ऐसे अगर कोई छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक में ले रखी है, तो छड़ चुंबक पर जो मेरा टॉर्क लगता है, तो लगता है M इंटू जो भी उसकी M क्या है, उसकी ध्रुव स्ट्रेंथ है, ये पोल स्ट्रेंथ है। अभी ये बड़ा M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, इंटू 12 इंटू B साइन थीटा। यानी जो ये भी मेरा M होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और ये भी मेरा M होता है। ठीक है, ये धारा लूप के लिए हो रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M बराबर फॉर्मूला NIAB लिख सकते हैं, धारा लूप है अगर। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है तो IA हो जाएगा, सीधा मात्रक भी देख लो क्या हो जाएगा, एम्पियर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और नहीं तो m बराबर क्या है, m इंटू 12 भी है। ये क्या है, ध्रुव सामर्थ्य है, ये छड़ चुंबक का है, ध्रुव सामर्थ्य। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूले लिखे दो, काम खत्म, पैसा आ जाए, हो गया। मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये भी याद रखना, बल आघूर्ण का 2 बराबर है ना, ये भी साइन थीटा। कभी ना कभी तो प्रूफ भी करवाना पड़ेगा। एक बल ऐसे, एक बल ऐसे। अगला क्वेश्चन क्या है, गॉस के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न करिए। अरे तो डेरिवेशन है, ये तो डेरिवेशन है जो तुम लोगों ने खुद से किया होगा अच्छे से। 4 का क्या तुम लोगों के सर, हमने तो सारी चीज़ की सर, मेरा भैया जिसकी जो एज है, हमने तो सारी चीज़ करी है, फिर आप क्या कर रहे हो इधर, भाड़ में जाओ। हाँ अच्छा ठीक है, एक समान किस चीज़ का, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का तार है। मैं कहता हूँ इसके किसी L लंबाई में इसके पास Q आवेश है, तो इसका रैखिक आवेश घनत्व होगा लैम्बडा बराबर Q बटा L। पहले एक चीज़ परिभाषित कर दी मैंने, इसका ये L लंबाई का एक हिस्सा ले लेता हूँ मैं कहता हूँ कि इधर से इससे कोई एक पॉइंट है, इससे r दूरी पर पॉइंट P, इस पॉइंट P पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो हिंदी भी ऐसे लिखूंगे, माना एक अनंत लंबाई का तार है जिस पर रैखिक आवेश घनत्व लैम्बडा है, क्यों नहीं बताना है, रैखिक आवेश घनत्व लैम्बडा है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, विद्युत क्षेत्र ही है ना, हाँ विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मैं करता हूँ बिंदु P से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, जो कि हम क्या खींचेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ, एक बेलन खींचते हैं, बेलन सिलेंडर, ऐसा एक बेलन खींचेंगे।
इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है इसकी सरफेस पे है ऐसे, ठीक है। अब इसको सरफेस को ऐसे ही मतलब है ऐसे ही, ये सरफेस मतलब जैसे ये तुमको दिखा रहा हूँ तो ये तुमको सीधा लाइन दिख रही है ना, बट मेरे को अगर दिखाना है तो थोड़ा सा ऐसा करके बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, ऐसा करके, इसलिए ऐसा करके बनाना पड़ता है थोड़ा सा, समझो। इस सरफेस पे है इधर ये पॉइंट, ये लाइन खींच देनी थी, इतना एक्सप्लेन नहीं करना था मुझे, ठीक है। और ऐसे ही सेम इधर भी समझ लो, खींच लिया। अब देखो इस बिंदु P पर मैं कहता हूं विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्या हो सकती है? क्या इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो सकती है? अगर ये हो सकती है तो ये क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर इधर कोई आवेश है, इधर कोई आवेश है जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा वो हो सकती है, तो उसके उल्टा इधर भी एक आवेश है जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो सकती है। समझो, आवेश की इधर हो सकती है तो इधर भी हो सकती है। कैंसल मारो तो क्या दिशा होगी? ये दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र जो है यही होगा, क्योंकि अनंत तार है। अगर इधर दिशा मानने का मेरे पास कोई कारण है तो इधर भी दिशा मानने का कोई कारण है, तो मेरे पास एक ही दिशा मानने का कोई कारण है जहाँ फिर कोई उससे दिक्कत नहीं है, वो है ये प्लस आवेश है तो दूर की ओर ये होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। यानी उस और पृष्ठ की क्या दिशा होगी? ये जो ये पृष्ठ है, उस पृष्ठ की दिशा भी क्या होती है? उसके लंबवत ही होती है। तो सेम डायरेक्शन क्या है मेरी? अगर यहाँ पर मैं एक छोटा सा ds बनाता हूँ, एक छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल ds बनाता हूँ, छोटा सा क्षेत्रफल, तो उसकी भी पृष्ठ की क्या होगी दिशा? उसके पृष्ठ के लंबवत ही होती है, ठीक है। ये मेरा बेलन बनाया हुआ है तो इसके लंबवत ये वाली दिशा ही होगी, इसका निप देखो, है ना। तो यही मेरे ds की दिशा है और यही मेरे क्या है? विद्युत क्षेत्र की भी दिशा है, यानी उनके बीच का एंगल कितना है? 0 है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये बेलन यही बना हुआ है, यहाँ पर इसके पृष्ठ की दिशा क्या होगी? यहाँ पर इसके पूरे पे ds की दिशा ये होगी, ठीक है। लेकिन विद्युत क्षेत्र तो कहीं भी पॉइंट लूँ मैं, विद्युत क्षेत्र तो इसी दिशा में होगा। यहाँ पर एक ds बनाऊँ वो इधर होगा और ये विद्युत क्षेत्र इधर होगा। इधर ये वाला इस पे ds बनाऊं तो ds इधर होगा और विद्युत क्षेत्र भी इधर ही होगा। यानी अगर मैं इसका वक्र पृष्ठ लेता हूं तो पूरे वक्र पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र और पृष्ठीय क्षेत्रफल एक दूसरे के लंबवत है। और अगर मैं ये पृष्ठ ये वाले पृष्ठ लेता हूं, क्या बोले इसको, आधार वाले पृष्ठ लेता हूं, तो उसमें विद्युत क्षेत्र और जो है उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों सेम दिशा में। अब मेरे को क्या करना है? ये सब समझ लिया, ये सब बता दिया। अब मेरे को सीधा, ठीक है, मेरे को सीधा गॉस का, इसने खुद भी बोला है गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए, तो गॉस के नियम का प्रयोग करना। गॉस का नियम कहता है कि मेरे पास कुल फलक जो है वो होता है Q/ε0, ठीक है। लेकिन मैं तो कह रहा था कि जो फ्लक्स होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र का और इसका ऐसे डॉट प्रोडक्ट, ये मेरी परिभाषा कहती है। और बात याद ही, बंद परत से होकर गुजरने वाला तब के लिए ये Q/ε0 वैलिड होता है, ठीक है। ये बंद परत हो गया ना बेलन। चलो, तो मैं इस फ्लक्स में इधर वैल्यू Q/ε0 डाल दूंगा, ठीक है। क्यों क्या है? L लंबाई में ये अगर बेलन का ये यहाँ तक की जो लंबाई है, अगर वो L लिया है, L लंबाई तक बेलन फैला हुआ है मेरा, तो L लंबाई में आवेश कितना होगा? L लंबाई में आवेश हो जाएगा λ/L, ठीक है, λ/ε0 बराबर ये जो मेरा ये क्या है? विद्युत क्षेत्र का, और इसको बोलते हैं हम पृष्ठीय समाकलन, ठीक है। मतलब पूरे पृष्ठ पर मैं उसको समाकलन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ दूंगा। एक तो E.ds मेरा हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल वाला, आधार का क्षेत्रफल, प्लस एक मेरा हो जाएगा वक्र पृष्ठ वाला, वक्र पृष्ठ वाला E.ds, ठीक है। और जो मेरा आधार का क्षेत्रफल वाला है यहाँ पर E
और डी एस कोस 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, सेम एंगल है। लेकिन जो मेरा वक्र पृष्ठ वाला है, वक्र पृष्ठ वाले में कोण कितना है, 90 डिग्री का है। तो वक्र पृष्ठ वाला मेरा ई डी एस कोस 90 होगा, और कोस 90 की वैल्यू 0, वो तो 0 ही हो गया। सिर्फ ये लेना है। गिचर पिचर बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो ये सब इधर से मिटा देते हैं। तो देखो इधर ये चल रहा है बराबर में लैम्डा बट्टा एप्सिलॉन नॉट बराबर। अब मेरे को खाली ये इंटीग्रेशन देखना है, इसका क्या वैल्यू आता है, इसको अलग से ही कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 0 की वैल्यू तो 1 होगी। अब देखो ई जो है आधार वाले क्षेत्र पर लेना है, ई कांस्टेंट रहेगा पूरे इसमें, इसके पूरे तल पे ई की कोई वैल्यू बदलने का कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि अगर ई का पॉइंट मैं इधर से इधर ले लेता हूँ या इधर ले लेता हूँ पूरे पृष्ठ पे, तो तार तो अनंत ही है ना। उधर भी मैं ये तो नहीं कह सकता कि इधर से इधर चला गया हूँ तो विद्युत क्षेत्र इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा। इसकी अगर बल रेखाएं तुम देखोगे तो बल रेखाएं कुछ ऐसी होगी, ये बल रेखाएं इससे गुजर के जाएगी, ये बल रेखाएं गुजर के जाएगी। उड़ी बाबा, ये तो गलत बना दिया शायद, हाँ गलत बना दिया। ओ शिट, देखो गलत क्यों बना दिया, क्योंकि बल रेखाएं सिर्फ इस तल पे तो जाएगी नहीं। देखो मेरे से भी गलती हो सकती है, ऐसी बात नहीं भाई याद है। तो बल रेखाएं ऐसे भी आएगी ना, कोई ऐसे भी कोई आएगी। और विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कहाँ, एक इस पूरे एक सर्कल पे बराबर रहेगी, फिर उसके नीचे वाले सर्कल पे, फिर उसके नीचे वाले सर्कल पे, फिर उसके नीचे वाले सर्कल पे, है ना। यहाँ ऐसे पूरे इस पे बराबर रहेगी। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसको, इस चीज़ को किस चीज़ से समझाऊँ। सपोज यही मेरा लीनियर चार्ज है, ये मेरा चौक है, तो इससे बल रेखाएं कैसे निकलेगी, चारों तरफ ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, चारों तरफ बल रेखाएं जाएगी। तो इससे एक पर्टिकुलर आर दूरी पर मैं इसके पूरे इसमें घूम जाऊं, उस पर समान विद्युत क्षेत्र रहेगा, उसके नीचे आगे भी, और कैसे बताऊं, मतलब सीधा सीधा चित्र बना के ही बता देता हूँ। ये आवेश है मेरा, तो मेरे को गॉसियन पृष्ठ ऐसा बनाना था अपना, गोल गोल, क्योंकि इस पूरे गोले पर कहीं ये जो है बेलन का जो आधार होता है वो एक वृत्त ही होता है, तो उस पूरे वृत्त पे मेरा बराबर दूरी पे बराबर विद्युत क्षेत्र रहेगा, और बल रेखाएं तो हर दिशा से जाएगी, समतल में क्या हो गया था, जब मैंने इधर समतल बनाया था, तो वो यहाँ से ये बिंदु तो सेम दूरी पर है, ये बिंदु तो आर ही दूरी पर है, पर अगर मैं नीचे यहाँ उसी समतल पर ये बिंदु लेके जाता हूँ, वो आर दूरी पर नहीं है। तब अगर ये वाला पृष्ठ अगर मैंने ऐसे ले लिया था, लेकिन अब इस चीज़ को देखो, तो इस पर ये बिंदु ले मैं इस चित्र को थोड़ा सा इधर से अच्छे से बनाता हूँ, ऐसे इधर से अगर मैं ये बिंदु ले, चित्र में ऐसा नहीं दिख रहा है, या ये लूँ, क्योंकि नीचे एक वृत्त होता है, ये सारे के सारे किस दूरी पे होंगे, आर दूरी पे होंगे। समझ रहे हो ना समझाना भी नहीं था यार, वैसे डेरिवेशन में घंटा लग गया। ठीक है भाई, गलती हो गई, बट अभी गलती सुधार लेते हैं। तो कुल मिला के मेरा पूरा जो वक्र पृष्ठ रहेगा, उस पूरे वक्र पृष्ठ पर, ठीक है, चाहे इधर देखो, इधर अगर मैं लेता हूँ, अब ऐसे दिखाऊँ यार, ये 3D शेप होगी। ये मेरी बोतल देखो, तो इधर और सपोज करो ये जो मेरा चार्ज है ना, लीनियर चार्ज, वो ये पेन है, ठीक है, और ये बोतल, ये मैंने सिलेंडर बनाया। अब इसकी वजह से बल रेखाएं चाहे इधर की ओर जाए, इधर की ओर जाए, इधर की ओर जाए, अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा जहाँ ये है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा देखूंगा वो उधर की ओर होगी, है ना।
इधर इधर की विद्युत क्षेत्र इधर इस दिशा में है, तो इसका परस्थ क्षेत्रफल भी इधर ही है। इससे बेस्ट समझ सकते हैं हम। इधर विद्युत क्षेत्र है तो इस परस्थ का यहाँ एक छोटा सा ds बनाऊंगा, उसकी दिशा भी यही है। इधर इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इधर बाहर जो होगा वही ds यहाँ होगा। लेकिन अगर मैं तली में देखूँ, तली को अगर मैं देखूँ तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस ये वाली दिशाएं होंगी विद्युत क्षेत्र की, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये दिशाएं होगी तली में हर जगह, क्योंकि बल रेखा ऐसे ही इस सिलेंडरिक के रूप में बाहर की ओर निकल रही है। लेकिन जो इसकी तली की दिशा होगी वो ये होगी, ठीक है। यानी पेन को समझो मेरे विद्युत क्षेत्र की दिशा। अरे यार एक क्वेश्चन में अब इतना देर करना पड़ेगा। पेन को समझो मेरा विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो सकती है बिंदु के हिसाब से, लेकिन तली की दिशा हमेशा ये होगी, दिख रही है। तो तली जो है वो 90 डिग्री है विद्युत क्षेत्र से, ये पूरा ऐसे ऐसे है, 3D शेप है पूरा। लेकिन अगर मैं इधर देखूं, इधर इस वाले तल की जो दिशा है और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है दोनों सेम ही है। कहीं चला जाऊं मैं इस पूरे वक्र पृष्ठ पे, नई बोतल आज ही लाया था, आज ही गंदी हो गई। अब समझ गए, ठीक है। यानी जो मैंने इस वक्र पृष्ठ को 0 बनाया, एक्चुअली ये जो आधार वाला क्षेत्रफल होगा ये 0 होगा और वक्र पृष्ठ वाला मेरे पास क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है। और उससे ज़्यादा कोई गलती नहीं है, ये वक्र पृष्ठ बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसकी वजह से ना ऐसे विद्युत क्षेत्र फैल रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब इस चित्र को देखो, ऐसे ऐसे जा रहा है विद्युत बल रेखा, ऐसे ऐसे जा रही है। यहाँ एक बनाऊं अगर तो उसमें भी ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे बल रेखाएं जा रही है। वो जो बना दिया था ना मैंने, वो एक समतल चद्दर के लिए बना दिया था, और समतल चद्दर के लिए क्योंकि बल रेखाएं ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे पूरे प्लेन्स में, मतलब ये बल रेखाएं ऐसे तो अगली ऐसे 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 सारी बल रेखाएं ऐसे ही ऐसे है। लेकिन इसकी बल रेखाएं अगर इस तल में यहाँ है तो इधर यहाँ है, इधर यहाँ है। इस वाले केस में बल रेखाएं एक ऐसी जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है, तीसरी ऐसे जा रही है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, बल रेखाओं के बीच का जो घनत्व है वो भी देखोगे, मतलब उनके बीच की दूरी वो भी बदल रही है। जैसे जैसे देखो पास पॉइंट पे बल रेखा एक दूसरे के पास पास है, अब दूर दूर जाएंगे तो बल रेखा एक दूसरे से दूर दूर हो रही है। इधर पास पास थी, इधर दूर, अब जब समझाने पे आएगा तो पूरा ही कर लेंगे। इधर पास पास थी, इधर, लेकिन इस वाले केस में क्या होता है, बल रेखाएं एक दूसरे से उतनी ही दूर रहती है चाहे पास जाओ। इसलिए ये वाले केस में, समतल चद्दर वाले केस में विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन इस वाले केस में r पर निर्भर करेगा, क्योंकि बल रेखाएं ऐसे ऐसे करके तो एक दूसरे से दूर हो ही रही है। तो इसमें बल रेखाएं ऐसे 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 हर दिशा में ऐसे है, ठीक है, मतलब एक बिंदु से फैल सी रही है। इसमें बल रेखाएं कभी भी, लेकिन क्योंकि अनंत है ना, तो ऐसे ऊपर की ओर विद्युत क्षेत्र का कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता है, बाहर की तरफ ही होगा हमेशा। तो इधर ये वक्र पृष्ठ लेना है मैंने, ई बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर ds बचेगा, और ds क्या है, इस पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि क्या आ जाएगा, e इंटू वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RL आ जाएगा, ठीक है। यानी इधर पाई लैम्बडा बाई एप्सिलॉन नॉट है, और इधर क्या आ जाएगा, e इंटू 2 पाई RL, एल सी एल कैंसिल हो जाएगा, और e की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 पाई r इधर नीचे आ जाएगा, e बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बटा r, या इस चीज़ को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा बटा r भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, जो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की वो r की दिशा में ही होगी। r अगर मैं ये वाला r ले रहा हूँ तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, ये वाला ले रहा हूँ, ये वाला मतलब इसको तिरछा मत समझो, ये वाला मतलब ऐसे बोर्ड से ऐसे बाहर आ रहा है, ये वाला मतलब बोर्ड में इस तल पे था, ये ऐसे बाहर आ रहा है, ये r है, ये जो मेरा चौक बदल रहा है ये r है। जैसे जैसे r बदल रहा है वैसे वैसे ही विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो r कैप लगा सकता हूँ, सेम दिशा रही। हो गया, ठीक है। अगर मेरा ये पढ़ाया हुआ नहीं भी समझ में आया होगा तो ये डेरिवेशन तो तुमने किया ही होगा भाई। आई एम सॉरी अगर मैंने टाइम थोड़ा ख़राब करवा दिया,
ठीक है, ध्यान से निकल गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है परावर्ती दूरदर्शी, अंग्रेजी में रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप। परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए और इसकी क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए। तो परावर्ती दूरदर्शी में हम जो है एक बहुत बड़ा पहले तो अवतल दर्पण लेते हैं। दो तरह के होते हैं, एक न्यूटोनियन एक कैसेग्रेन। तो हम न्यूटोनियन वाले का चित्र बना रहे हैं पहले। तो एक बहुत बड़ा अवतल दर्पण लिया, बड़ा जितना लेंगे वो उतना ही ज़्यादा प्रकाश इकट्ठा करेगा, तो तस्वीर उतनी चमकीली उतनी बढ़िया बनेगी, उतनी साफ दिखेगी। ये हो गया। वस्तु रखी है बहुत दूर, बहुत बड़ी वस्तु है भाई, बड़ी और दूर की वस्तु ही हमें देखनी होती है टेलीस्कोप से। ए बी अनंत पे रखी वस्तु से जो है प्रकाश किरणें समांतर आती है और अवतल दर्पण के क्या फोकस तल पे मिलेगी, प्रकाश किरणें समांतर ऐसे आएगी और कोशिश करेगी कि यहाँ पर इसके फोकस तल पे मिलूँ मैं और मिल के एक छोटा सा उल्टा सा प्रतिबिंब बनाऊं। ठीक है, बड़ा लेते तो चित्र बड़ा बनता बढ़िया, तो इनको थोड़ा दूर दूर लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये समांतर प्रकाश किरणें आ रही है और ये मिलना चाहती है इसके फोकस तल पे इधर, और यहाँ पर चाहते हैं एक उल्टा प्रतिबिंब बनाएं ए डैश बी डैश। लेकिन हमने एक खेला कर दिया। हमने क्या खेला कर दिया कि ये प्रकाश किरणें इधर मिल पाती, उससे पहले ही इनके बीच में एक समतल दर्पण हो रख दिया, छोटा सा। छोटा इसलिए ताकि ऐसा ना हो कि इसकी इधर की सारी प्रकाश रोक ले। ये बहुत बड़ा है मीटर्स का, ये छोटा है। तो और वो भी ऐसे नहीं रखा सीधा सीधा, या ऐसे नहीं रखा, ऐसे से 40 डिग्री के एंगल पे, ऐसे से 40 डिग्री के एंगल पे एक क्या रख दिया, समतल दर्पण रख दिया। ठीक है, समतल दर्पण इन प्रकाश किरणों का इधर जाके फोकस पर मिलने का सपना तो तोड़ ही देगा। ठीक है, तो इधर तो ये मिलने वाली है नहीं अब, तो किधर मिलेगी। तो अब क्या होगा, इन प्रकाश किरणों का परावर्तन होगा। ठीक है, ये यहाँ कहीं आके मिलने वाली थी, लेकिन अब क्या होगा, इनका परावर्तन होगा ऐसे और इसका ऐसे। ठीक है, इस वाली के लिए देखना, इस वाले के लिए आपतन कोण बड़ा है तो परावर्तन कोण भी बड़ा होगा। उसकी तुलना में इस वाले के लिए आपतन कोण छोटा था तो परावर्तन कोण थोड़ा छोटा है। कुल मिला के इधर ये मिली और मिली तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना, इसको बोल देते हैं ए डैश बी डैश। तो कहीं बना ही नहीं, कैसे बनता जब बीच में ही समतल दर्पण रख दिया था, तो ये तो बना ही नहीं। तो इधर ये बना ए डैश बी डैश। ठीक है, ये प्रतिबिंब बना और इसको अब मैं इधर अपना एक इधर नेत्रिका लगा के, ठीक है, इधर नेत्रिका लगा के देख लूँगा। तो इसमें मेरे पास अभिदर्शक लेंस ना हो गए, अभिदर्शक अवतल दर्पण है मेरा, नेत्रिका तो उत्तल दर्पण ही रहेगा। तो ये इसका कुछ किरण आरेख है। अवतल दर्पण है, उसके सामने एक समतल दर्पण रखा हुआ है जो कि उसके अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाए हुआ है उसकी मुख्य अक्ष से, और फिर अपना एक नेत्रिका है। तो इसकी क्रियाविधि क्या है? क्रियाविधि कुछ इस प्रकार है कि अनंत से वही समांतर प्रकाश एक वस्तु है जिसका ये अवतल दर्पण
ए डैश बी डैश एक आभासी प्रतिबिंब बनाता अगर समतल दर्पण ना होता, लेकिन हमने समतल दर्पण बना दिया है, जो कि इसका जो प्रतिबिंब था, ये प्रतिबिंब ऐसा बनना था, लेकिन मैंने दर्पण को 45 डिग्री मोड़ दिया तो प्रतिबिंब मेरा 90 डिग्री मुड़ गया। ठीक है, उसका उसने समतल दर्पण ने एक प्रतिबिंब बनाया जिसको हमने जो कि उस नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और नेत्रिका उसको और थोड़ा बड़ा करके देख लेगा। वही बात है। वैसे ही तो अपवर्ती दूरदर्शी यानी रिफ्रैक्टिव उसमें होता था, पहले इधर एक अभिदर्शक था जो कि उसका एक प्रतिबिंब बनाता, जो नेत्रिका था वो उसको थोड़ा और बड़ा करके देख लेता। फॉर्मूला इसमें कुछ नहीं है, खाली ये क्रियाविधि बता। तो अनंत पे की ये वस्तु रखी है, उससे समांतर प्रकाश किरणें आती है, वो समतल दर्पण पे पड़ती है, समतल दर्पण उसका एक प्रतिबिंब बनाता है डैश बी डैश, जिसको नेत्रिका से हम और बड़ा करके देख लेते हैं। तो ये जो था ये था न्यूटोनियन पता नहीं हिंदी में क्या बोलते थे वो, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिव दूरदर्शी रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप। एक होगा केसेग्रीन में क्या होगा, ये समतल दर्पण लेने की बजाय उसमें हम उत्तल दर्पण लेंगे। ठीक है, तो वो उसका चित्र कुछ ऐसा है, किताब में देखना, बस पेपर में एक ही बनाने की ज़रूरत है। ये इधर से बीच में से कटा हुआ है बेचारा, और इधर जो है इसमें यहाँ पर अपने नेत्रिका फिट किया हुआ है टेलीस्कोप में, है ना। ऐसे ये वही मेरा अवतल दर्पण ही है, और इसमें क्या होता है, इधर उत्तल दर्पण यूज करता हूँ मैं, बस ये डिफरेंस। जिसमें बीच में कौन सा यूज कर दिया था, समतल दर्पण यूज कर दिया था, इसमें उत्तल दर्पण। तो इसमें कुछ प्रकाश किरणें आएगी आनंद से, वो इससे टकराएगी मिलने से पहले, ये उनका एक प्रतिबिंब बनाएगा, वो प्रतिबिंब इस नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा, उसका नेत्रिका दूसरा प्रतिबिंब बना के हमको दिखा देगा। तो ये कैसे करने वाला होगा, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन था या है, वो है कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लो चुंबकीय पदार्थों में विभेद करिए और इनका एक एक उदाहरण दीजिए। तो विभेद क्या है कि ये विद्युत बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, क्या होता है, हाथ पर तेल रखेंगे इधर, अरे दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे, ये वाले दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होंगे, अति दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होंगे, और ये वाले प्रबल रूप से आकर्षित होंगे। ठीक है, दुर्बल आकर्षित, दुर्बल प्रतिकर्षित, प्रबल आकर्षित। तो देखो, पहली बात है कि हर एक पदार्थ में जो प्रतिचुंबक होने का गुण जो है वो तो हर एक में ही होता है। मतलब सपोज मैं इस एरो को इधर से तीर बना के मैं दिखाता हूँ कि ये प्रतिकर्षण हो रहा है, तो प्रतिकर्षण तो इसमें भी हो रहा है उतना ही, और इसमें भी हो रहा है उतना ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक है, प्रतिकर्षित तो तीनों ही हो रहे हैं। डिफरेंस ये है कि ये प्रतिकर्षित होने के साथ साथ ज़्यादा आकर्षित भी होते हैं, ये वाले आकर्षित नहीं होते हैं, और ये वाले बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है, यानी ये प्रतिकर्षित होने का जो प्रभाव था वो तो सब में होता ही है, लेकिन ये वाले आकर्षित भी होते हैं। तो इनका कुल मिला के नेट आकर्षण कुछ बचेगा, ये माइनस हो गए, इनका ज़्यादा बचेगा, इनका नहीं बचेगा, ये सिर्फ प्रतिकर्षित हो गए। होता क्या है कि इनके पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, उसके स्पिन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से ये जो चुंबकीय द्विध्रुव बनाता है, ठीक है। और वे जो चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं, जब उनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वे चुंबकीय द्विध्रुव धीरे धीरे, जैसे वो क्यूरी ताप वाला क्वेश्चन था, वैसे धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अलाइन होने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आकर्षित होते हैं। और जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले जो है वो प्रतिकर्षित होते हैं। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास भी थे भाई, जैसे इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा भाई, ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया, या किसी के पास ये युग्मित 3 अयुग्मित, तो ये ज़्यादा अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो बात यह कि अयुग्मित तो इसके पास भी है, जो उसकी दूसरा मोशन है, मतलब उसका जो ऑर्बिट में जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का कक्षा में, उसकी वजह से जो प्रतिकर्षण हो रहा है वो तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है। लेकिन इसके पास क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके पास जो है ये आकर्षण होने का भी एक कारण हो जाता है, ठीक है। इनके पास हम कह सकते हैं, इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वे अयुग्मित इसके पास भी है, इसके पास सिर्फ युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बात यह है कि इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सपोज इसके चुंबकीय द्विध्रुव है ऐसे ऐसे, कोई ऐसे है, ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखता हो तो चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे अलाइन होने लगते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो चुंबकीय द्विध्रुव है, इनका एक डोमेन बन जाते हैं, कि सपोज ये एक डोमेन है, इस डोमेन में मान लिया 10 की पावर 15 चुंबकीय द्विध्रुव है, वे सब के सब एक दिशा में है, वे सब के सब एक दिशा में है। एक मान लिया फिर एक दूसरा डोमेन है, उस डोमेन में सब के सब इस दिशा में है। तो इसमें इसके तो एक एक थे, इसके एक एक थे, इसमें बड़े बड़े डोमेन बन जाते हैं। अब जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाता हूँ तो दो चीज़ होती है, जो डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में था, एक तो वो दूसरों को घुमा के वो अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, जो डोमेन उस दिशा में नहीं भी थे वो भी धीरे धीरे घूमने की कोशिश करेंगे, उस दिशा में होने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या था, इसमें इंडिविजुअल एक एक घूमने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो इसलिए ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, लेकिन ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। इनमें डोमेन का निर्माण होता है, जिसमें एक डोमेन में 10 की पावर 15 20 जो भी है वो नंबर के हिसाब से देखना, लगभग उतने चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं, उनके पास नहीं होते। तो उदाहरण के लिए इसमें तुम लिख सकते हो ऑक्सीजन, इसमें लिख सकते हो कॉपर, जिंक, इसमें लिख सकते हो आयरन, निकेल, कोबाल्ट, और बाकी तुम जितने चाहे अपने हो याद कर लो। क्या एग्जाम्पल्स, इसमें मैंगनीज भी होगा, और क्या क्या होता है देख लेना, क्रोमियम ब्रोमियम जो भी है वो सब भी होंगे उदाहरण में। अच्छा, ऑक्सीजन भी अनुचुंबकीय होता है, ये हमको पता चला था केमिस्ट्री में है जी। MOT जो थ्योरी है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसकी वजह से, उससे पहले जो थ्योरीज थी वे सब प्रिडिक्ट करती थी कि ये तो ऑक्सीजन तो प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, उसके तो सारे इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हो जाते हैं, लेकिन MOT ने बताया कि नहीं होते, और ये एक्सपेरिमेंट करा तो ये अनुचुंबकीय मिला, तो उसको MOT ने एक्सप्लेन किया था, मोटी नहीं। तो ये तो 4 का खैने गया था ना क्वेश्चन, गया। अब गया क्वेश्चन है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों और अर्धचालकों में ऐसे ही अंतर बताना है ना, में वर्गीकरण की व्याख्या करिए। तो देखो, ऊर्जा बैंड का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से 2 बैंड बन जाता है, एक चालन बैंड, ठीक है, जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो मुक्त रूप से अपना गति करेगा, ठीक है, ये चालन बैंड, और एक
सहसंयोजी बैंड, जिसके इलेक्ट्रॉन जो है वे बॉन्ड वाले हैं, जो कि गति नहीं करेंगे और ये वाले धारा का प्रवाह नहीं कर सकते। ये चालन बैंड, ये सहसंयोजन बैंड। तो पहले चालकों की चर्चा कर लेते हैं। तो चालक दो टाइप के होते हैं। पहले या तो ये बैंड पहले से ही भरा हुआ है, मतलब इसमें पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि गति करने के लिए पहले ही रेडी बैठे हैं। ये पहले ही आधा भरा हुआ है, ठीक है। ये पूरा समझो, ये पहले ही आधा भरा हुआ है, ठीक है। इधर इसमें कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। दो केस है, या तो ये पहले से ही आधा भरा हुआ है तो इसमें पहले ही चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है तो धारा प्रवाहित होगी, या फिर जो चालन बैंड है, ये चालन बैंड हो गया, और जो सहसंयोजी बैंड है वे एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, यानी उनके बीच का ऊर्जा अंतराल बहुत कम है। सहसंयोजी बैंड यानी कि इनके बीच में क्या है, ऊर्जा अंतराल इस बार बहुत ही कम है। जैसे ही थोड़ा भी विद्युत क्षेत्र लगाया हमने तो तुरंत इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कूद के अपना गति करना शुरू कर देगा। जैसे विद्युत क्षेत्र बढ़ाऊंगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर कूद के जाएंगे, तुरंत कोई दिक्कत नहीं है कूदने में, और धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तो चालकों में चालन बैंड या तो पहले ही आंशिक रूप से भरा होता है, या चालन बैंड और सहसंयोजन बैंड एक दूसरे पे अतिव्यापित होते हैं, इसलिए थोड़ा भी विद्युत क्षेत्र लगाने पर इसमें तुरंत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। ये तो होगी बात कहानी चालक की। अर्धचालक की क्या है, अब बात आते अर्धचालक की। अर्धचालक, ठीक है, तो ये वाला केस तो उसमें है ही नहीं। अर्धचालक के में चालन बैंड में और सहसंयोजी बैंड में ऊर्जा का अंतराल होता है, लेकिन वो अंतराल जो है कम होता है, यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे छोटा ऊर्जा का अंतराल होता है। पहली बात, T बराबर 0 केल्विन यानी परम ताप पर ये बिल्कुल खाली रहेगा अर्धचालक के लिए, यानी परम ताप पर जो अर्धचालक होगा, परम ताप पर अर्धचालक जो होगा वो बिल्कुल कुचालक जैसा व्यवहार करेगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्योंकि ये ऊर्जा अंतराल कम है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से जंप मार के इधर पहुंच जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से जंप मार के इधर पहुंचेंगे, उनके बदले में इधर बच जाएंगे कोटर, ठीक है। तो जब अर्धचालक पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन से भी विद्युत धारा का प्रवाह पड़ते हैं और कोटर से, ठीक है। तो क्योंकि इनके बीच में ऊर्जा अंतराल कम होता है, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से जंप मार के सहसंयोजी बैंड से कूद के चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और धारा का कुछ कुछ प्रवाह होता है। अब जो कुचालक है, कुचालक में बस यही जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ऊर्जा अंतराल जो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा है, इसलिए ये खाली है पूरा, ये पूरा भरा हुआ है। चालन बैंड जो है वो पूरा खाली है, और जो सहसंयोजी बैंड है वो पूरा भरा हुआ है, और इसलिए जो कुचालक है इसलिए वो कुचालक है, क्योंकि उसमें ऊर्जा, दोनों बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल जो है वो ज़्यादा है। तो चालक में या तो पहले ही भरा होता है या अतिव्यापित होता है एक दूसरे पे, तो धारा का प्रवाह तुरंत होता है। अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल कम होता है, इलेक्ट्रॉन कूद के जा सकता है जैसे जैसे ताप बढ़ता है, ठीक है। उसमें चालक में तो ताप बढ़ने से उसकी चालकता कम होती है, प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा है, आपस में टक्कर ज़्यादा मारते हैं, या मतलब उसकी अपनी एक वो है, हमने पढ़ा था तापमान बढ़ने से। इधर क्या होता है, उल्टा होता है, इधर तापमान बढ़ता है तो इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। यानी जो जिसको हम बोलते हैं आवेश वाहक, आवेश को कैरी करने वाले, आवेश प्रवाहित होगा तभी तो धारा प्रवाहित होगी, तभी तो धारा बनेगी। तो आवेश वाहकों की संख्या बढ़ती है तापमान बढ़ने से, इसलिए तापमान बढ़ने से इनका प्रतिरोध कम होता है। उनमें आवेश वाहक तो उतने ही है चालक में, लेकिन वही रैंडम गति करने लगते हैं, विद्युत क्षेत्र उनका अनुगमन वेग उतना नहीं हो पाता, टेम्परेचर बढ़ने से कम होता है, तो इसलिए उनका प्रतिरोध बढ़ता है, इनका प्रतिरोध घटता है। इनकी चालकता तापमान बढ़ाने से बढ़ेगी, उनकी चालकता तापमान बढ़ाने से गिरेगी, और इन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तापमान अपना बढ़ाओ या घटाओ। यानी उनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होगा वो पॉजिटिव होगा,
चालकों के लिए पॉजिटिव होगा, यानी तापमान बढ़ाओगे अल्फा बढ़ेगा, मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा। इनके लिए अल्फा का मान निगेटिव होगा, यानी आप तापमान बढ़ाओगे प्रतिरोध कम हो जाएगा। और इनके लिए अल्फा 0 है, कितना ही तापमान बढ़ा लो हमारे पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कुछ अलग है। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, 4 के ढह तक तो क्वेश्चंस हो ही जाएंगे, फिर अपना रेस्ट ले लेते हैं। एक दिन में इतना हो गया है और भाई थक गए खड़े खड़े, सर्दियों में नंगे पैर खड़ा हूँ परस पे। अगला है, पहले इसका पता है, न्यूमेरिकल हमने कर भी लिया था। स्वयं प्रेरक तो उसे आप क्या समझते हैं? स्वयं प्रेरक क्या है? जब कोई कुंडली है, कुंडली बना लेते हैं, परिनालिका एक कुंडली है, ठीक है, उसमें धारा बह रही है। अगर किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन होता है, यानी देयर इज ए चेंज इन करंट, तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो उस चेंज का विरोध करता है। ठीक है, हमने फैराडे नियम लेंज नियम तब पढ़ लिया था। अब अगर धारा में परिवर्तन की दर जो है वो एकांक हो, यानी डेल आई बाई डेल टी का मान 1 हो, तो उसमें जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है, कि अगर इसकी वैल्यू आप 1 एम्पियर पर सेकंड कर रहे हो, तब उसमें कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसको हम कुंडली का स्वप्रेरक तो बोल लेंगे। यानी 1 एम्पियर पर सेकंड से इलेक्ट्रिक करंट चेंज करने पर कितना वो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर पा रही है, वो उसका क्या होगा? स्वप्रेरक तो होगा। E बराबर होता है माइनस का L डी आई बाई डी टी। माइनस इसलिए क्योंकि ये इसका चेंज का विरोध करता है। कम गिरेगा उसको भी रोकेगा, बढ़ाओगे उसको भी रोकेगा। तो अगर देखो, अगर डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 हो जाए तो L बराबर क्या हो जाएगा? L बराबर, और संख्यात्मक मान तो इनका बराबर ही हो जाएगा। संख्यात्मक मान मतलब इसको ऐसे ले लो, पॉजिटिव वैल्यू इसकी वो L के बराबर हो जाएगी अगर इसकी वैल्यू 1 हो डी आई बाई डी टी की। तो वही हमने बोला है अभी परिभाषा में, बाकी इससे तो और बेहतरीन थोड़ा किताब से देख लेना। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरक तो वह विद्युत वाहक बल है जो उसमें तब उत्पन्न होता है जब धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, मतलब 1 एम्पियर पर सेकंड हो। इसमें आगे क्वेश्चन है, एक कुंडली का स्वप्रेरक तो 0.4 मिली हेनरी है। L की वैल्यू दे दी 0.4 मिली हेनरी। इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड में 1 एम्पियर चेंज हो जाता है, यानी डेल्टा आई की वैल्यू 1 एम्पियर चेंज होगी और डेल्टा टी की वैल्यू है 0.1 सेकंड में। और पूछा होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? माइनस का L की वैल्यू 0.4 है गुणा इसकी डेल्टा आई की 1 एम्पियर है, इसकी 0.1 है, तो पॉइंट से पॉइंट काट दो, माइनस का 4 वोल्ट। अब माइनस प्लस ये डिपेंड करता है कि जो परिवर्तन दिया है वो पॉजिटिव निगेटिव है। अभी हमने पॉजिटिव लिया है इसकी वैल्यू को, मतलब धारा बढ़ी है तो निगेटिव में आ गया प्रेरित विद्युत वाहक बल। यही अगर ये -1 लेता मैं तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाती। तो 4 वोल्ट बेसिकली मेन बात यह है कि 4 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इस वीडियो में पूरा नहीं, आधे भी नहीं, आधे से भी कम ही हुआ, 4 के ढह तक। अगले वीडियो में आगे काम करेंगे, तब तक दीजिए नमस्ते, आज्ञा, जय श्री राम।